नमस्कार मित्रों, आज श्रीमान नरेश जोशी जी के फेसबुक पेज मैजिक मैन पर हम ये विशेष मुलाकात पेश कर रहे हैं। एक सेकंड नहीं तो वीडियो लाइव नहीं आ रहा है। हाँ, अभी आ गया। चलो ये हाँ मित्रों नमस्कार। आज श्रीमान नरेश जोशी जी धुलिया के फेसबुक पेज मैजिक मैन पर हम ये विशेष मुलाकात प्रसारित कर रहे हैं और इसके लिए मैं सबसे पहले उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, आज हमारे साथ मौजूद है हास्यव्यंग्य विधा की देश प्रसिद्ध लोकप्रिय शख्सियत दत्तात्रेय कुलकर्णी जी। राम राम पाला गुरु जयराम जी की। भैया राम राम। हाँ भैया, हमारे सब बराबरी के छोटे बड़े मंझले बड़े बुजुर्ग सब लोग हैं। जय राम जी की। मित्रों, दत्तात्रेय कुलकर्णी जी जिन्होंने अपने बड़े भाई और उनके समान ही कलाकार वरिष्ठ रंगकर्मी स्वर्गीय हेमंत कुलकर्णी जी के साथ लगभग 45 वर्ष तक अपनी मराठी, हिंदी और बुंदेलखंडी भाषा बोली की हजारों अनूठी दमदार मंची प्रस्तुतियों से लाखों सामान्य से लेकर जानकार दर्शकों को और श्रोताओं को भरपूर स्तरीय मनोरंजन किया। उन्हें अपनी विशिष्ट शैली के अदाकारी और चेहरे के भाव भंगिमाओं से खूब हंसाया, गुदगुदाया, साथ ही पूरी तरह तनाव मुक्त भी किया। ये दोनों कलाकार बंधु कुलकर्णी बंधु के नाम से अपना कार्यक्रम पेश किया करते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश 15 वर्ष पूर्व उनके भाई हेमंत का निधन हो गया और ये शानदार कलाकार की जोड़ी एकदम टूट गई। अच्छी बात तो यह रही कि भाई के इंतकाल के उपरांत भी हताश निराश नहीं होते हुए आयु के 70 साल पूरे कर चुके संघर्षशील और प्रेरणादायी दत्तात्रेय जी आज भी पूरे दमखम और जोश के साथ बेहतरीन प्रस्तुतियां दे रहे हैं। देश भर में उनको आमंत्रित आज भी किया जा रहा है। मित्रों, आज हम हमारे प्रदेश का नाम संपूर्ण देश में रोशन करने वाले आदरणीय दत्तात्रेय जी से ये जानेंगे कि उनकी जिंदगी और 50 साल से ज्यादा की रंगमंच यात्रा में आपने कैसी बिताई। नमस्कार कुलकर्णी जी। दत्तात्रेय जी, आपका मेरा वैसे तो 4 दशकों का पुराना परिचय है। मैंने आपके दोनों बंधुओं की कई प्रस्तुतियां देखी है, अपन साथ में काफी दिन रहे हैं। तो इस संदर्भ में आज जब मुलाकात आपसे ले रहे हैं तो हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने आपका बचपन कहाँ बिताया, कैसे बिताया, और विशेषकर मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप एक मध्यम वर्गीय मराठी परिवार से ताल्लुक रखते हैं और तो आपकी माली हालत कैसी थी और आपने उसमें से इस कला विधा में कैसे प्रोग्रेस है। अनिल जी, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। निश्चित है आपका मेरा भले ही पुराना परिचय है। आज हमारे ये नए मित्र लोग जो जुड़ रहे हैं काफी इन्हें भी हम अपनी जानकारी साझा करेंगे। मेरी जन्मस्थली अमलनेर, जिला जलगांव, धुलिया में मेरा नैनिहाल। सब मेरा जन्म हुआ 1947 को अमलनेर में और बचपन वहीं पर बीता या बीत ही रहा था। 1956 में माता पिता के साथ मैं मध्य प्रदेश में सागर नगर में पहुंचा हूँ। मेरा बचपना वहाँ गया, प्राइमरी तक की शिक्षा वहाँ हुई और मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और महाविद्यालयीन शिक्षा तक जबलपुर में रहा। मैंने आपसे आपके माली हालत के बारे में पूछा कि आपकी पारिवारिक स्थिति क्या थी। बहुत सही बात। देखिए, कलाकार जो होता है ना, उसके लिए ये प्रश्न बड़ा गंभीर हो जाता है, क्योंकि आज के समय में आदमी अपना बड़प्पन भर बताना चाहता है। बात की है आपने मालीपन की, कि आपकी परिवार की परिस्थिति कैसी थी।
सामान्य परिवार था हमारा। हमारे पिताजी सागर में चिंतामण राव गोंदिया वालों के यहाँ पर मुनीम के रूप में थे, कार्यरत थे। पर्याप्त था, परिवार चलता था और इसी मध्यम स्थिति से ही हम आगे बढ़ते रहे। अब आप मुझे ये बताइए कि लोगों के दिमाग में एक बात है, वो ये है कि हास्य और व्यंग विधाएं अलग अलग है कि एक है? हास्य अलग और व्यंग अलग। तो व्यंग क्या करता है और हास्य क्या करता है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जानकारी के लिए बता दूं, हास्य तो किसी भी चीज में ढूंढ लो तो पैदा हो जाता है। बहुत सीधा सा उदाहरण दे रहा हूँ। किसी ने केला खाया और केले का छिलका फेंक दिया सड़क पर और कोई आदमी पैर फिसल कर गिर पड़ा, आप हम ठहाका लगाने लगते हैं, वो हुआ हास्य। पर व्यंग वो चीज है जिसमें आप अपनी बात कहते हो और निश्चित है कि उससे उसको सुनने वाले को या जिसने वो बात की है उसको एक संदेश पहुंचता है। और इसीलिए कहा गया है हास्य और व्यंग का फर्क अगर जानना हो, हास्य और व्यंग का फर्क अगर जानना हो तो मित्रों कहा गया है प्राणों को घायल करे, प्राणों को घायल करे बिना तीर तलवार, व्यंग विधा वो शस्त्र है दिखे न जिसकी धार। क्या बात है, क्या बात है, वाह। इसीलिए हास्य बात अलग बहुत है, सटीक व्यंग बात और अलग है। बहुत ही अच्छी बात कही आपने। अब जैसा आपने बताया कि आपका बाल्यावस्था जो है महाराष्ट्र में बीती, फिर आप आए सागर में, बुंदेलखंड में, वहां आप रहे और फिर आपकी कर्मभूमि बनी जबलपुर। वहां आपने पूरे 35 साल तक आप शिक्षक रहे पेशे से, पूरी कर्मभूमि आपकी वहां रही और शायद आपकी रंग यात्रा भी की शुरुआत भी वहीं से हुई होगी, जबलपुर। तो अब ये मेरे सामने एक सवाल है कि ये नकल उतारना और मिमिक्री करने की शुरुआत आपने कब से की और इस विधा में आपकी दिलचस्पी कैसी पैदा? क्या वजह रही कि यही विधा आपको पसंद आई और आपने इसमें काम शुरू किया? मित्रों, बहुत लंबी कला यात्रा है और एक बात स्पष्ट कहना चाहूंगा, पहले इतने ज्यादा संसाधन नहीं थे, प्रचार प्रसार के तंत्र नहीं थे। या तो रेडियो या समाचार पत्र, यहां तक दायरा सीमित था। ठीक, अब आपने पूछा है कि किस तरफ आपका रुझान था, किस तरफ आप चलना चाहते हैं, आपका प्रश्न। उन दिनों में इसको उसको नकल करते हुए या कोई हास्य के कार्यक्रम देते हुए या कोई एक पात्री प्रयोग करते हुए लोगों को देखा है। उससे एक प्रेरणा हुई, जब ये कर सकते हैं अपन क्यों नहीं कर सकते हैं। कल्पनाएं दिमाग में आती गई और धीरे धीरे हम दोनों भाई उस तरफ अग्रसर हुए और धीरे से जो भी कल्पना मन में आ रही है उसको मन में दबाकर रखने की अपेक्षा उसको भाव भंगिमा के साथ प्रस्तुत कर जनता का मनोरंजन किया जाए, इस प्रकार हम इस रंगमंच के दुनिया में प्रविष्ट हुए। दत्तात्रेय जी, ये विधा जो है बहुत ही कठिन ऐसी विधा है, किसी की नकल उतारना, मिमिक्री करना और लोगों को, अपने दर्शकों को इस ढंग से प्रभावित करना, मंत्रमुग्ध करना। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इसमें आपके कोई मार्गदर्शक गुरु रहे या आप आत्मदीक्षित कलाकार? कुलकर्णी बंधुओं को गुरु का स्थान ऐसा कोई इसमें मिल नहीं पाया, पर यह बात निश्चित है कि जो भी कल्पना हम दोनों भाइयों के मन में आती थी उसको पहले एक दूसरे से चर्चा करके और फिर तय कर लेते थे कि ये अभिनय मेरा होगा, ये अभिनय तुम्हारा होगा, और वार्तालाप शुरू करके हम ही लोगों ने इसको शुरू किया। अतः ऐसा कोई हमें मार्गदर्शन लेने कहीं जाना पड़ा, ऐसा नहीं हुआ।
ये सरस्वती की कृपा थी, रंगमंच की कृपा। मतलब आप एक आत्मनिश्चित कलाकार हो और आपने और भाई ने मिलकर दोनों ने संयुक्त रूप से ये प्लानिंग करके जो योजना बना के कार्यक्रम पेश करते रहे और उसमें आपको काफी सफलता मिली, कामयाबी मिली और आप देश भर में काफी मशहूर हुए थे। अब मैं आपसे थोड़ा निवेदन करूंगा कि हमारे श्रोता दर्शक आपकी कुछ तीनों भाषा होगी, मराठी, हिंदी, बुंदेलखंड में आप सिद्धस्त हो, आपका उस पर प्रभुत्व है, तो मैंने देखा है, आपको सुना है, तो मेरा निवेदन है कि कुछ तीनों भाषाओं की एक एक विषय की पहले कोई हो जाए। मराठी के दर्शक भी हमारे बीच में हैं। जरूर। राम राम। पहलागू सागर में जहां ये बुंदेलखंडी का वातावरण मिला, वहीं से एक सामान्य परिवार का कोई एक कैरेक्टर मंच पर उपस्थित करने में बड़ा आनंद आने लगा। वहीं से मैं शुरू करना चाहूँगा और मैं अपना परिचय आधा क्यों रखूं, तो आइए मैं अपना परिचय दे रहा हूँ। अनिल जी, आपने कहा है तो भले ही दिन का समय है, कल्पना कर लीजिएगा रात है और मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, नजरें उठाकर देखो ऊपर भी चांद है, नजरें उठाकर देखो ऊपर भी चांद है, मित्रों नजरें झुकाकर देखो नीचे भी चांद है। क्या हाँ, इसको मैं मानता हूं कि अब मेरा परिचय हुआ। अब रही बात बुंदेलखंडी, हिंदी में हंसी हंसी में सहजता से अपनी बात कह जाना, उसी को कहते हैं व्यंग। ताकि उसको झेलना तो पड़ता है, पर साथ उसमें एक दिशा बोध भी होता है। शिक्षा ये एक संदेश छुपा रहता है उसमें। झलकी, बिल्कुल झलकी। एक बार क्या हुआ, एक तबेले में दो घोड़े खड़े थे। घोड़े कौन से थे? रेस के मैदान में दौड़ने वाले घोड़े। पर साहब वो वहां पर खड़े थे, एक के मुंह में थैली बंधी थी तो वो चना खा रहा था, एक घास खा रहा था। दोनों घोड़े आपस में बात कर रहे थे। मुझे घोड़ों की बोली समझ में आती है। तो एक घोड़े ने दूसरे घोड़े से कहा, बताओ यार क्या तकदीर है अपनी। मैदान में अपन 10 घोड़े दौड़ते हैं, मेहनत अपन करते हैं, फसूगर अपने मुंह से निकलता है और अपना खाने को क्या मिलता है? ये चना, ये घास। क्या तकदीर है अपनी। दूसरा बोला, तुम अपनी तकदीर को मत कोसो, बल्कि मैं तुम्हें जानकारी दूं। अपन अच्छे हैं, इंसान बेवकूफ है। तो दूसरे घोड़े ने तपाक से पूछा, हाँ ये कैसे? तो उसने कहा नहीं समझ में आया। देखो रेस के मैदान में अपन 10 घोड़े दौड़ते हैं, 10,000 इंसानों की भीड़ अपना तमाशा देखने को इकट्ठी होती है। मैं दावे से कह सकता हूं कल 10,000 इंसानों की दौड़ रख दो, एक भी घोड़ा देखने नहीं जाएगा। क्या बात है। दत्तात्रेय जी, जैसे कि आपने बताया और मैं भी जानता हूँ कि कठिनतम विधा है, उसमें आपने पदार्पण किया और सफलता पाई। तो ये आपकी कला यात्रा की कब से, कहाँ से शुरुआत हुई? आपने कहा जबलपुर से शुरुआत हुई। तो जबलपुर से शुरुआत होने के बाद ये जो आपाधापी का युग चल रहा है, इसमें कलाकार को कलाकार से जो सहयोग मिलना चाहिए वो मुझे लगता है उसका अभाव है। तो ये बताइए कि इसमें आपको आगे बढ़ाने में किन किन लोगों के योगदान रहा है? सन 1962 के गणेशोत्सव से हमारे प्रस्तुतियों का क्रम प्रारंभ हुआ। जबलपुर से श्री गणेशोत्सव से रंगमंच पर पहला कदम तामन करवाड़ा एक एरिया है, वहां पर कार्यक्रम शुरू हुआ। धीरे धीरे चर्चा नगर स्तर पर होने लगी।
और फिर नगर की संस्थाओं से परिचित होते चले गए और कला यात्रा आगे बढ़ती चली गई। जबलपुर में तो आपका काफी कार्यक्रम हुआ, फिर आपको बहुत एक आत्मविश्वास हुआ होगा, और उसके बाद जबलपुर के बाद आपका पहला प्रोग्राम कहाँ हुआ और किस ढंग से हुआ? बहुत अच्छी बात पूछे। नगर में एक तो विशेषता एक बात कहना चाहेंगे, नगर की मिलन संस्था, उसके कर्ता धर्ता आदरणीय श्री मोहन शशि जी, जबलपुर की एक संस्था मित्र संघ जिसके संचालक सर्वे सर्वा भाई अजीत कुमार वर्मा जी, भाई सच्चिदानंद शेकटकर, डॉक्टर राजकुमार सुमित्र, ये इन लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते करते कुलकर्णी बंधुओं को कब अपनी संस्था के साथ और संस्थाओं को कुलकर्णी बंधुओं के साथ जोड़ा, इसका पता ही नहीं चला। और उन सभी साथियों के साथ महाराष्ट्र में जबलपुर, भाई राजूरकर, ये सारे तमाम हमारे साथी लोग जुड़ते गए। हर आयोजन में कुलकर्णी बंधुओं का सम्मिलित होना निश्चित होता चला गया। तो इस प्रकार से जबलपुर की इन आपके साथियों ने आपको साथ दिया तहे दिल से, और आपने काफी शोहरत पाई। मेरा ये पूछना है कि जबलपुर के बाद पहला आपका कार्यक्रम होने बाद आपकी जो सफर शुरू हुआ, तो किन किन प्रदेशों में आपने आज तक अपने प्रोग्राम पेश किए? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी बम्बई, पूना, इधर नागपुर, ब्रह्मपुरी, तमाम जगह पर महाराष्ट्र हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, पूरा बुंदेलखंड हुआ, ये सारा प्रदेश घूमते हुए कला यात्रा आगे बढ़ी। तो पूरा देश भर आप घूम गए? हाँ। साउथ नहीं, मद्रास गए। मद्रास गए। हाँ, मद्रास में एक आयोजन था, उसमें हम लोग अपन बृहन्नाट्य मंडल के हैदराबाद आयोजन में थे। हाँ, वो जोरदार आयोजन तो हुआ था, यादगार। तो उसी सिलसिले में आपको पूछना हो कि ये जो 50 वर्ष की आपकी लंबी रंग यात्रा रही और बड़ी संघर्ष में भी रही और बड़ा आपने संघर्ष किया, तो इस दौरान आपकी कुछ यादगार लम्हे होंगे, उसको आप अगर साझा करेंगे हमारे श्रोताओं दर्शकों के सामने तो बहुत बेहतर होगा। वो लम्हे बहुत ही प्रेरणादायी होंगे और आपके लिए बड़े उत्साहवर्धक होंगे। हर कलाकार के लिए वाकई में वो लम्हे मील के पत्थर साबित हुआ करते हैं मित्र। हैदराबाद में बृहन महाराष्ट्र मंडल का अखिल भारतीय सम्मेलन होना, वहाँ इंदौर के साथी, जबलपुर के साथी, ये सब मिलना और एक सुंदर स्मृति पटल पर जो बात बैठ गई। अधिवेशन में हम लोग थे, वहाँ पर कार्यक्रम हुआ कुलकर्णी बंधुओं का, वो तत्कालीन महामहिम राज्यपाल कुमुदबेन जोशी जी थी, उन्होंने देखा। दूसरे दिन हमें तो इतना आश्चर्य का धक्का लगा कि अचानक संदेश मिलता है कुलकर्णी बंधु राजभवन में आमंत्रित हैं। गोलकुंडा किले, गोलकुंडा किले में थे और वहां पर संदेश मिलता है। तो राजभवन में कार्यक्रम हुआ। नाट्य दर्पण मुंबई का आयोजन था, वहां पर नेहरू सेंटर पर नसीरुद्दीन शाह जी, प्रमोद नवलकर जी तत्कालीन मंत्री, वो वहां पर उपस्थित थे। 40 मिनट का चुनाव प्रचार का दृश्य देखकर श्रेष्ठ अभिनेता नसीरुद्दीन शाह जी ने मंच पर आकर मिलते हुए कहा, 40 मिनट में 2 व्यक्तियों के माध्यम से एक इतना सुंदर व्यंग प्रस्तुतिकरण आज मैं पहली बार देख रहा हूँ। तीसरा एक प्रसंग था, ऐसे लगा उस समय तो जैसे हम विद्यार्थी हैं, पढ़ रहे हैं और आज वार्षिक परीक्षा का पेपर दे रहे हैं। साथियों, वो स्थान था खंडवा, नीलकंठ महाविद्यालय, और मंच पर आप भी सुनकर ताज्जुब करेंगे। कुलकर्णी बंधु, रामरिक मनोहर और श्रद्धेय व्यंग शिल्पी शरद जोशी, उनका गद्य वाचन शुरू हुआ
कुछ दिक्कतें आने लगी श्रोताओं दर्शकों की ओर से, कार्यक्रम रुका और एकदम घोषणा हुई कुलकर्णी बंधु अब प्रस्तुति देंगे। हम दोनों भाइयों ने नए जमाने की नई पढ़ाई इस शीर्षक से जो हमारा आइटम था उसको प्रस्तुत किया। नवीन शिक्षा पद्धति पर या शिक्षा जगत में जो विकृतियां हैं या छात्रों की ओर से, अभिभावकों की ओर से जो एक विकृति सी दिखाई देती है, इसका चित्रण उसमें किया था। आइटम समाप्त होते ही व्यंग शिल्पी श्रद्धेय शरद जोशी जी मंच के पीछे आए, गले लगाया और कहने लगे, व्यंग लिखना शरद जोशी जानते हैं तो हास्य व्यंग की प्रस्तुति कुलकर्णी बंधु बधाई देता है। ऐसे स्मृति पटल पर आप शायद आपको मुझे स्मरण है हाँ। कि शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के सामने भी आपने कोई प्रस्तुति दी थी। निश्चित, कोई संकोच नहीं। श्रद्धेय से दादा कुंके जी के निवास स्थान पर हम लोग थे। हम दोनों भाइयों को उनके साथ रहने का अवसर मिला। किसी फिल्म के संदर्भ में ही दादा कुंके जी हम लोगों से संपर्क कर रहे थे उन दिनों में। उन्होंने याकूब सईद दूरदर्शन के डायरेक्टर थे मुंबई में, उनको भी साथ में लिया और मातोश्री श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी विराजमान थे वहाँ पर। फिर धीरे धीरे उनके पारिवारिक सदस्य इकट्ठे हुए और वहाँ भी प्रस्तुति देने का अवसर मिला। मतलब बाला साहब ठाकरे जैसे महान हस्ती के आशीष आपने पाए और उनको खुश कर दिया। हाँ, पर कलाकार होने के नाते ये वार्षिक परीक्षा का मामला था क्योंकि इतनी हस्तियों के साथ आपको हास्य व्यंग की प्रस्तुति देना है, ये गुनगुनाना है। आपको तो मालूम होगा और श्रोता और दर्शकों को शायद मैं कहना चाह रहा हूँ कि खुद शिवसेना प्रमुख एक व्यंग चित्रकार थे और वो व्यंग के बारे में काफी गहराई से जानकारी रखते थे, तो वो तो काफी खुश हो गए आपके इस प्रस्तुति से। अब मुझे आपको ये बताइए, कला यात्रा में आप, मतलब मेरे को 40 साल हो गए पत्रकारिता में, सांस्कृतिक पत्रकारिता में भी बहुत सक्रिय रहा। इस दौरान मुझे पता, मतलब जानकर अनुभव हुआ कि कलाकारों को जो मध्यम वर्गीय है, उसके नीचे है, साधारण है, उनको काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। और मेरे को लगता है कि 50 साल की आपकी रंग यात्रा कोई सहजता से पार नहीं हुई है, आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। तो ऐसी एक दो घटनाएं हमें बता दो कि जिसमें आपको काफी दिक्कत है, उससे आप बाहर। वैसे प्रश्न आपका अपनी जगह दुरुस्त है। तो कलाकार को अड़चनें आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, बेहतर है इससे इस माध्यम से मैं ये जरूर स्पष्ट करना चाहूँगा, परिस्थितियों के कारण अलग अलग प्रांतों के जो श्रेष्ठतम कलाकार थे, जैसे महाराष्ट्र में दादा कोटीवान, नाना रेटर, दादा घाटोल, या इधर मुंबई में श्री सदानंद जोशी जी, ऐसे दिग्गज हस्तियों से मुलाकात करने के अवसर बहुत आए, तो एक दूसरे से साझा कर सकते थे हम लोग बातचीत, ऐसा वो समय था। आज नौजवान कलाकारों को हम यही संदेश देना चाहेंगे, मेरी कला आपकी कला अलग अलग होगी, पर आप हम कला क्षेत्र के हैं तो निश्चित है आप में हम में टकराव ना हो, प्रेम भाव, कला का आदान प्रदान। दत्तात्रेय जी, आप ये बताइए कि आप रंगमंचीय प्रस्तुति को महत्व देते हैं या फिल्मी अभिनय के बारे में? मतलब रंगमंचीय प्रस्तुति, अभिनय, रंगमंच का अभिनय और फिल्मी अभिनय, इसमें आपको किसको अहमियत देते हो? मैं समझता हूँ कि आपके प्रश्न ने मुझे भले ही बांध दिया हो, पर मैं स्वतंत्र हूँ। नहीं बिल्कुल। मैं रंगमंचीय प्रस्तुति को ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, महत्व देता हूँ, क्योंकि साहब रंगमंच पर चैलेंज होता है, दर्शक श्रोता सामने हैं, आपके बोलने में, आपके हाव भाव में, आपके अभिनय में, आपके वेशभूषा में, रंगभूषा में जरा सी भी चूक हुई, तत्काल प्रभाव श्रोता दर्शकों की तरफ से कलाकार को मिलता है, प्रतिक्रिया। पर पर्दे की जहां तक बात है, आप वहां जनता होती नहीं है, इसलिए आपसे गलती हुई या नहीं हुई आप स्वयं भी नहीं समझ पाते और वहां समझ भी नहीं पाते।
इसलिए मैं रंगमंच की प्रस्तुति को ज्यादा मानता हूँ, क्योंकि उसमें नाट्य तंत्र होता है। क्या बात। ये एक और क्या आपके 50 साल के इस सफर में कई बड़े नामचीन कलाकारों से आपकी मुलाकात हुई है, आपका संबंध उनसे अच्छा हुआ है, अपने संबंध हुए हैं, लेकिन ये मैं जानना चाहता हूँ कि आपको ऐसा अनुभव हुआ कि ये बड़े कलाकार जो है, दिग्गज जो नामचीन हो जाते हैं, वो उभरते और संभावनाशील कलाकारों को काफी प्रोत्साहित करते हैं, उनके हौसला अफजाई करते हैं, या उनका बर्ताव क्या है एक बार एक अच्छा नाम होने के बाद? आपका प्रश्न आपकी जगह है अनिल जी। ऐसा है, एक कलाकार के नाते हमारी ये मान्यता है, कलाकार दो श्रेणी के होते हैं। एक कला पर जीते हैं और दूसरे होते हैं कला के लिए जीते हैं। जो कला पर जीते हैं मतलब वहां व्यावसायिकता का प्रश्न आ गया, और जो कला के लिए जीते हैं वो मर मिटते हैं कि नहीं, हमें श्रोता और दर्शक गदगद हुए मिलना चाहिए, वो हमारी उपलब्धि। अब पिछले कुछ दशकों से हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो, पूरी दुनिया देख रही है कि ये व्यंग और हास्य व्यंग के नाम पर बहुत ही फुहड़पन, बहुत ही निम्न स्तरीय ऐसी प्रस्तुतियां हो रही है, और उसको लोग काफी वो कर रहे हैं, उसकी प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक उचित है? वैसे प्रस्तुति का अपना अपना ढंग होता है हर कलाकार का, मैं किसी को कहीं हस्तक्षेप करना नहीं चाहूंगा। हाँ, पर इतना फुहड़पन तो बढ़ रहा है। आप फुहड़पन नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए किसी को रुलाना बड़ा आसान है, हंसाना बड़ा कठिन है। और हंसाना ये ऐसी बात है, अब तो ठीक है कि आप अपने घर में बैठे हैं, चाहे मोबाइल पे देख लो, चाहे टीवी पे देख लो, ऐसा जमाना आ गया है। पहले जहाँ रंगमंच प्रस्तुति की बात होती थी वहाँ बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि उस दर्शक दीर्घा में, श्रोता वर्ग में आपका बेटा बेटी, नाना नानी, दादा दादी, मामा मामी, कौन नहीं बैठा होगा, आपके मित्र मंडली बैठे होंगे। तो एक हास्य कलाकार के नाते आपकी हमारी जवाबदारी बनती है, हम श्रेष्ठ हास्य को प्रस्तुत करें, सामाजिक है ना, और श्रेष्ठ हास्य चुटकुलों के माध्यम से दें, गुदगुदाने वाला हो। कैसे, मैं बताता हूँ, क्योंकि आप हम बातचीत में रहेंगे, निश्चित है हमारे श्रोता भी तो प्रफुल्लित दर्शकों को भी आनंद आना चाहिए। एक देखिए, जहाँ तक वेशभूषा की बात है, अभी मैं ये टोपी पहना हूँ, ओके, अब इसी के ऊपर ध्यान दीजिए, इसके जरा जरा से हिलडुल हो जाने से कितना फर्क पड़ता है। तो फिर यहाँ से मैं बात अपनी आगे बढ़ाऊंगा। हाँ, अगर ये मैं टोपी पहना हूँ, हाँ हाँ बड़े अच्छे दिख रहे हैं, और अगर मैं इसको तुरंत लगा लूं, फौरन आप कहेंगे कि अरे आप तो महाराष्ट्र के कोई किसान वगैरह लग रहे हैं, आप महाराष्ट्र के कोई ऐसे मालगुजार लग रहे हैं, ठीक। और उसी को मैंने अगर इसको पहन लिया और आपसे कहूँ नमस्कार, तो आप समझ जाएंगे कि ये आदमी सामान्य वर्ग का है, कहीं कोई काम धाम कर मध्यम वर्ग का है। केवल टोपी के फर्क से ही आपको कैरेक्टर बदला हुआ नजर आता है ना। तो अब इसी को पलटा दें, और अगर मैं इस टोपी को ले लूं, ऐसा लगा लूं और कहूं राम राम मालक, मालक हमारे लायक सेवा कोई हो तो बताओ, आप समझ जाएंगे ये कोई श्रमिक है, कर्मचारी है। तो केवल टोपी के कारण ही कितना अंतर आता है। अब अंतर की बात मैंने की, एक गुदगुदाने वाला किस्सा याद आया, सुना दूं। एक बार एक तेली दादा बैठे थे बाहर, कोलू लगा था अंदर, बैल जुता हुआ था। उस गांव के पटेल का लड़का वकील बन करके आया, नामी वकील हो गया था। अब वो पटेल का लड़का वकील गांव का चक्कर लगा रहा था, आते ही आते देखा तो अरे यार ये तेली दादा फिर पुराने समय जैसा बाहर बैठा है। तो वकील ने उसको पूछा, हाँ और तेली दादा क्या कर रहे हो, काम धाम करो कुछ। तो वो तुरंत बोला गांव वाला,
वकील साहब कैसी बात कर रहे हैं, फालतू थोड़ी बैठे, काम ही तो कर रहा है। अरे क्या बात कर रहा है, तुम यहाँ बैठे हो बोल काम कर रहा है। हाँ कहा है कोलू में दाना डला है, कोलू में बैल जुता है और बैल घूम रहा है, कोलू चल रहा है, तेल निकल रहा है, हम अपने बैठे हैं। ये ठहरे वकील, तो वकील ने पूछा अच्छा अच्छा तो बैल घूम रहा है ये तुमको बाहर बैठे कैसे पता चलता है? तो ये बोला अरे वकील साहब आप कहाँ, आप पढ़े लिखे आदमी, हम गांव वाले अंगूठा छाप। असल में कहा है बैल के गले में घंटी बंधी है और बैल घूमता है तो घंटी की आवाज हमको सुनाई देती है, तो हम समझ लेते हैं काम हो रहा है, बैल घूम रहा है, तेल निकल रहा है। वकील बोला अच्छा ये बताओ तेली दादा, मान लो तुम्हारा बैल एक ही जगह खड़ा हो जाए और ऐसी ऐसी गर्दन हिलाए तो घंटी बजेगी, आवाज आएगी, और तुम तो बाहर बैठे बैठे समझोगे बैल घूम रहा, कोलू चल रहा, तेल निकल रहा। गांव वाला चिढ़ गया, बोले हे वकील ज्यादा दिमाग न चला वकील साहब, हम बैल ही है, वकील नहीं है। क्या बात है, बहुत खूब, सही साहब, बिल्कुल व्यंग आपने प्रस्तुत किया। ये 50 साल के सफर में आपको काफी राष्ट्रीय राज्य स्तरीय पुरस्कार मिले, तो उनमें से कोई चुनिंदा जो आपको बहुत विशिष्ट ऐसे अवार्ड लगे कि अपने को मिल के आपको बड़ा बहुत आनंद आया? हाँ पुरस्कार तो सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको जैसे शंकराचार्य जी के हाथों आपको सम्मान मिला, जैसे कुछ हमारे कला यात्रा के 25 वर्ष पूरे हुए थे और मित्र संघ जबलपुर ने वो कार्यक्रम आयोजित किया था, तब हमें रंगवारिधि की उपाधि द्वारका पीठ और शारदा पीठ की ओर से श्रद्धेय स्वामी जी ने, स्वरूपानंद जी ने दी थी। भारत माता मंदिर के संस्थापक संचालक वो बड़ा श्रद्धेय सत्यमित्रानंद स्वामी सत्यमित्रानंद जी ने हरिद्वार में आयोजन किया, वहां सम्मानित किया। मैं बीरबल रीवा में राष्ट्रीय सम्मान मिला, जोकर माधव क्लब उज्जैन में सम्मान हुआ, वहां पर वो अखिल भारतीय पुरस्कार मिला। ऐसे अनगिनत पुरस्कार। मैं एक और सवाल पूछ लूं आपको इसी सिलसिले में। हाँ क्योंकि मैंने आपको बताया मैं पत्रकार हूँ, आपका दोस्त हूँ, लेकिन मुझे बड़ा ताजुब हो रहा और अफसोस भी हो रहा, दुख हो रहा अच्छा कि आपको इतने बड़े बड़े अवार्ड मिले, तो ये अवार्ड के लिए आपने कोई एप्लीकेशन आवेदन नहीं किए थे, ओके? हाँ। अब दूसरी बात ये कि उसके बाद आपकी प्रस्तुति देख के आपको सम्मानित किया गया, इतने बड़े बड़े सम्मान मिले, लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है आपको अभी तक मध्य प्रदेश शासन से कोई सम्मान पुरस्कार मिला है क्या? इसकी जानकारी आप देंगे? राज्य सरकार की तरफ से ऐसा तो नहीं, पर एक राज्य स्तरीय सम्मान कालिदास समारोह एक होता है उज्जैन में, उस वर्ष वो भोपाल में आयोजित था, वहां पर जरूर सम्मान मिला। बाकी क्षेत्र में अनिल जी बहुत साफ कहना चाहूंगा, कला का वही बात आई ना, कला पर और कला के लिए, तो हम कलाकार को यही कहेंगे अपना काम किए जाओ, जनरंजन मनोरंजन करते चलो, बहुत सही संदेश, बहुत सही, आगे बढ़ते चलो, बहुत सही संदेश है। दत्ताजी जी, ये कार्यक्रम जब आपने प्रोग्राम शुरू किए मिमिक्री के उसके, तो आपकी आर्थिक स्थिति मध्यम वर्गीय थे, तो ऐसे में जब आपने ये शुरू किया, उसमें कामयाबी मिलती गई, तब ये आपका आगे मकसद क्या रहा? अर्थार्जन रहा या प्रतिष्ठा, शोहरत या अपनी लोकप्रियता या लोगों को आनंदित करना? हमारे विद्यालयीन शिक्षा, महाविद्यालयीन शिक्षा, यहाँ तक का विद्यालयीन जो भी खर्च आता था, ये हम इस कला यात्रा के माध्यम से ही पूर्ण कर पाते थे। अतः इसीलिए कहा ना कि कला के प्रति अध्ययनशील रहो, व्यावसायिकता की ओर मत आओ, उसका आनंद एक अलग होगा। तो इसी प्रकार से भले ही सामान्य परिवार के थे, किंतु अपना काम भी करते चले गए
और कला का उपयोग हमने उस तरफ भी किया। मतलब आपने पूरी व्यवस्था नहीं लोगों के आनंद के लिए और अपना भी वो निकल जाए अपना निर्वाह जीवन निर्वाह साधन, है ना। बहुत अच्छी बात की। ये 15 वर्ष पूर्व आपके भाई साहब आदरणीय हेमंत जी का निधन हुआ, तो वो उनके निधन के पश्चात ये कला यात्रा आपने कैसी जारी रखी और अभी भी आप संयुक्त रूप से प्रस्तुतियां दे रहे हो या फिर एकल प्रयोग मंचन करते हो? प्रश्न बहुत सही है आपका। अग्रज के जाने के बाद स्थान रिक्त हुआ, मन थोड़ा बोझिल सा हुआ, किंतु ऐसा कहते हैं 2 खिलाड़ी अगर मैदान पर एक साथ उतरे हैं और खेल खेल रहे हैं, उसमें से एक कोई आउट हो गया तो जनता जनार्दन जो खेल देख रही है उसकी आशाएं किस पर निर्भर करती हैं, आने वाले नए खिलाड़ी पर या जो पुराना था दूसरा उसके ऊपर। वही जवाबदारी मेरे ऊपर आकर पड़ी। हमने कोशिश बहुत की हमें समकक्ष वैसा कोई सहायक कलाकार के रूप में मिल जाए, इसलिए मैंने प्रारंभ किया अपने ही घर से। मैंने पहले अपने बेटे को पराग कुलकर्णी को साथ में रखा, किंतु नवयुवक हैं, व्यवसाय की दृष्टि से नगर छोड़कर बाहर जाना हम जैसे उस तरफ लगातार लगे रहना असंभव था, अतः कुछ दिनों तक उसका साथ रहा। फिर जबलपुर में ही मेरे एक शिक्षक मित्र हैं कायंदे जी, उनको मैंने साथ में रखा, क्योंकि इसके पीछे उद्देश्य ये नहीं कोई दूसरा मिल जाए, आखिर हम अपना ये गुणधर्म जो है नई पीढ़ी को भी तो सौंप सके। बराबर। फिर जो आपने नई पीढ़ी की बात कही तो उसी संदर्भ में अब मैं पूछ लेता हूँ कि आपकी जो खूबियाँ है, आपकी जो अभिनय की विलक्षण प्रतिभा है, तो ये सब गुण आपके अभी परिवार में कौन निभा रहा है? मेरे परिवार में ठीक है, कला यात्रा के दौरान अपन परिचय दे रहे हैं, इसको यूं ना लें, पर माँ सरस्वती की और रंगमंच की ये कृपा है। मेरी बिटिया आज क्या एक सशक्त राष्ट्रीय स्तर पर मंच संचालक हैं। कथक नृत्य की प्रशिक्षण वो ले चुकी, उसके बाद उसने प्रशिक्षण देना शुरू किया और आज गुरु का स्थान जो होना चाहिए वहां पर वो स्थापित है। और अखिल भारतीय स्तर के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसका मंच संचालन बड़े सशक्त रूप से करती है। मेरे दामाद सुगम संगीत की ओर रुचि रखते हैं, नाती नाट्य विधा से जुड़ा हुआ है। समर्थ रामदास जी के जीवन चरित्र पर आधारित नाटक में उसने अभिनय भी किया था। उसका नाम बताएंगे? शिवाशीष जोहरी। तब मुझे बहुत संतोष हुआ कि नहीं, एक पौधा जो लगाया है, एक बीज जो पिरोया था, उसमें अंकुर आ रहे हैं। आज मैं उसको एक संभले हुए वृक्ष के रूप में देख पा रहा हूँ। ऐसे ही मेरे दामाद साहब के छोटे भाई हैं, उनका भी नाम पराग है, वो भी यहाँ नाट्य विधा से जुड़े हुए हैं। अनेक प्रतियोगिताओं में बहुत अच्छे अभिनेता हैं। इस प्रकार हम सब लोग जुड़े हैं। मेरा भतीजा भी लोक नृत्य की ओर है, एक भतीजा है वो लोक संगीत की ओर है, सुगम संगीत की ओर है। इस प्रकार सरस्वती की कृपा है और प्रभु नटराज की कृपा है कि परिवार के सदस्य, ईश्वर कृपा, माँ बाप पुण्य और गुरुओं के आशीर्वाद और लोगों के स्नेहाशीष शुभेच्छाओं के साथ आप आपका सफर तय कर रहे हैं और आपको मैं शुभेच्छा देता हूँ। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप एक शिक्षक रहे हो और बहुत अच्छे छात्र प्रिय शिक्षक रहे हो, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपने बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ अपनी ये खूबियाँ, अपनी जो ये है अभिनय की वो सब उनको तो दी होगी, तो उसमें से कोई छात्र आगे आए? तो 35 साल तक आप एक शिक्षक रहे, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है कि एक अच्छे
देश प्रसिद्ध आप जैसे सशक्त हस्ताक्षर व्यंग विधा और अभिनय के, तो जिस स्कूल में आप होंगे, तो मैं तो कह रहा हूँ वो बच्चे वहां के बहुत खुशनसीब होंगे, क्योंकि आपके पढ़ाई में भी ये चीज आती होगी। पढ़ाई का एक शैली जो है उसमें, आपकी एक विशिष्ट शैली उसमें निश्चित है। विद्यालय में शिक्षक के रूप में था, पीढ़ी दर पीढ़ी ये नवीन पीढ़ी के छात्र सामने आते थे। प्रति वर्ष जैसा हर जगह होता है, विद्यालय के स्नेह सम्मेलन के समय कुछ न कुछ मंचीय प्रस्तुतियों की तैयारी होती थी। तो इसी बहाने मैं इन विद्यार्थियों को मेकअप क्या होता है, एक्टिंग क्या होती है, कैसे खड़े होना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे जनता को अपनी ओर खींचना चाहिए, इसका मार्गदर्शन देने का निश्चित ही कार्य मुझे मिला करता था। तो मुझे खुशी है कि मेरे काफी छात्र इस तरफ अग्रसर हैं। अब मेरा ये कहना है आपसे कि युवा पीढ़ी के लिए, जो भी वर्तमान में माहौल बहुत ही जो युवा पीढ़ी है वो दिशाहीन हो रही है, ये बिल्कुल साफ बात है। तो उस युवा पीढ़ी के लिए आपका क्या विशेष संदेश है? युवा पीढ़ी के लिए तो मेरा एक ही संदेश रहेगा मित्रों, जो भी प्रस्तुति दें उसका अभ्यास पहले आप अपने परिवार में बैठकर परिवार सदस्यों को साथ में बिठा लें, आप बोलते चलें, उनको सुनाते चलें, उनको हंसने का अवसर दें, और वहीं वो थर्मामीटर लग जाएगा, कहाँ फुहड़ता है, कहाँ उस फुहड़ता को नष्ट करना जरूरी है, कहाँ श्रेष्ठता का स्तर पाना है, कितनी ऊंचाई तक इसको ले जाना है। तो यह आप अपने परिवार में बैठकर ही शुरू कीजिए, अपने आप समाज के सामने लाएं। पर हास्य की प्रस्तुति दो तो दमदारी से दो। तो बड़ा दुख सा लगता है कभी कभी जब एक पुरुष वर्ग का ही व्यक्ति महिला का स्वरूप धारण कर लेता है और फिर उसके वेशभूषा में आता है। बजाय अपन उस तरफ जाने के अपन एक श्रेष्ठतम हास्य की ओर जाए, वो ज्यादा मतलब समाज को एक अच्छा आप मैं जैसा अनुभव कर रहा हूँ, एक आप कलाकार को एक आनंद यात्री हो, आप हमेशा बहुत आनंद में रहते हो, खुशी में रहते हो, किसी को आप हताश निराश देखना नहीं चाहते हो, अपने साथ आने वाले को हर किसी को आप आनंद प्रदान करना चाहते हो, खुशी करना चाहते हो। दत्ताजी एक बहुभाषी कलाकार हो आप, और आपने मराठी, हिंदी, बुंदेलखंडी भाषा बोली में एक से एक बढ़कर प्रस्तुतियां दी, लोकप्रियता अर्जित की, लोगों के दिल में आप स्थान जमाया अमिट। तो अब मेरा निवेदन है कि इस अंतिम कड़ी में आप कुछ 3, 4, 5 चुनिंदा झलकियां पेश करें, ताकि दर्शकों का आज का दिन और सार्थक हो जाए। आप जैसे महान हस्ती से मुलाकात हुई है, इन दर्शकों की वो भी बहुत आनंदित होंगे, जिनका आपसे परिचय नहीं है, लेकिन आपकी झलकियां जो आएगी तो वो उनको बहुत सुकून पैदा करेगी, बहुत आनंद देगी। ऐसा मेरा आपसे निवेदन है कि आप कुछ झलकियां प्रस्तुत करें। मेरे ननिहाल के मेरे साथी भाई नरेश जोशी जी के माध्यम से वाकई में आज आप सारे मित्रों से मैं मिल पा रहा हूँ, नए दर्शकों से, नई पीढ़ी से मिल पा रहा हूँ, और जितना जो कुछ अभी चर्चा के माध्यम से आपके समक्ष आया है, मैं भी चाहूँगा कि एक बार स्मृति पटल पर आपके बात आ जाए, इस प्रकार कुछ मैं आपको सुना सकूं, आपको सुना दूं, तो आज का दिन आपके लिए और मेरे लिए अविस्मरणीय। चर्चा हो रही मित्रों, कुलकर्णी बंधु बुंदेलखंडी भाषा के माध्यम से व्यंग दिया करते थे। तो आइए उससे मैं परिचित कराता हूँ। सागर, दमोह, खुरई, बीना, रहली, हथा, अब ग्वालियर तक आ जाइए, छतरपुर, भिंड, मुरैना, दतिया, झांसी, सब तरफ ये इलाका फैला पड़ा है, यहाँ वही भाषा चलती है। इसका एक व्यंग सुना रहा हूँ, इसका शीर्षक है हरिद्वार यात्रा। देखिए, सुनिए। एक गांव वाला व्यक्ति है, उसको लोगों ने चंदा करके वगैरह हरिद्वार जाने के लिए भेजना चाहा, और आगे उसके साथ क्या हुआ मैं यहाँ बुंदेलखंडी भाषा बोलूंगा। मित्रों याद रखूंगा, आज महाराष्ट्र का भी मेरा कोई नवयुवक सुन रहा होगा, आज
साउथ इंडिया का भी कोई व्यक्ति सुन रहा होगा, उत्तर भारत का भी सुन रहा होगा, मेरे मध्य प्रदेश का भी सुन रहा होगा, खानदेश का होगा, विदर्भ का होगा, मराठवाड़ा का होगा, गुजरात का होगा, इन सब का ख्याल रखूंगा। बुंदेलखंडी बोलूंगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगी, बशर्ते शब्दों पर ध्यान दें, व्यंगों पर ध्यान दें, कटाक्ष पर ध्यान दें। स्वागत है हरिद्वार यात्रा में आपका। और भैया हम क्या बताएं। अब ये तेरे नेता है, इनकी नेतागिरी एकदम जग गई। अगर ना कोई काम धाम नहीं मिलो तो क्या हमको 2-4 लोगों के माध्यम से एकदम से खबर भिजवा दी, ए हल्के ऐसे आओ। अच्छा, हमें 2 नाम से जानते हैं, हल्के और लोटन भाई। हाँ भैया, तो आवाज आई, ए हल्के इसे आओ। हम पहुंचे, तो जैसे हम गए तो कहने लगे कि सुनो, बड़े भैया हैं, पटेल साहब है ना अपने। हाँ हाँ, हमने कहा आओ नेता, हाँ समझ गए। तो नहीं, उनको कहने को मतलब यह है कि तुम्हें हरिद्वार जाना है। हमने कहा यार कैसी मजाक की बात कर रहे हैं यार, हम जैसे गरीब आदमी, पैसा ना धेला, हरिद्वार देखो है नहीं, या कैसे जाए। सो कहने लगे कि भैया बोल रहे हैं, नेताजी बोल रहे हैं, तुम चिंता न करो, तुम चिंता न करो, सब व्यवस्था हो जाएगी। हमने ठीक है, अंधा मांगे एक आंख, और अगर 2 ही आंख मिल गई तो और क्या। लो साहब, हमारी तैयारी होने लगी हरिद्वार जाने की। खूब ढोल तमाशा, नगाड़े और सेनाई और जे वो नेताजी, उनके पीछे बाकी भीड़, आगे हम जे मालाएं पहनाते और जुलूस निकाल डालो पूरे गांव भर में, नेताजी की जय हो। और जे जा रहा भैया जा रहा, हल्के भैया हरिद्वार जा रहा है, हरिद्वार जा रहा है। करते करते स्टेशन पे ले आए और हमें छोड़ दा। ये है खिड़की, इधर से रेल की टिकट कटाओ, वो है पटरी, उधर रेलगाड़ी आ जाए तो बैठ जाओ। हमने कहा हाँ, छाती में दुकुड़ पुकुड़ कर चल रही थी कि अभी तक तो भीड़ में रहे, अब ये अपन को अकेले भेज रहे हैं। अरे पर भैया, अपन गांव देहात वाले आदमी, शहर तो देखो कितना आगे बढ़ा हुआ है। आओ, अरे वो स्टेशन पे अरे बड़ा तमाशा भैया, बहुत मजा आया, दिल से जुई हो। कहा भाव वो टिकट ले खड़े होगा, जरा सी खिड़की और जे लंबी ले आई, मतलब हमारे सामने 4-5, फिर उनके सामने 4-5, उनके सामने 4-5। अब हम यहाँ खड़े हुए, हमारे सामने एक दादा खड़े रहे, एक पीछे खड़े रहे। सामने वाले तो ठीक है, कुर्ता पजामा में रहे हैं, पीछे वालों जो है वो धोती पहने रहो। और जैसे ही हम वहां पहुंचे, खड़े हो गए, टिकट के लिए इंतजार करते रहे या आगे बढ़ते रहे। धक्कम धूमि में कोई ने कैसे आ गई, गाड़ी आ गई, धक्कम धूमि में हम वो हमारे सामने जो दादा रहा तो कांच खुल गई उसकी, धोती खुल गई। तो अब ये जो है कि यार कांच खोच में बाहर निकल गए तो नंबर कर हो जाए, तो उन्होंने वहीं खड़े होके कांच खोच गए। अब भैया मजे की बात बनाए, वो अपने कांच संभाले, अरे दादा अरे दादा अरे दादा, कैसे वो आगे वाले ने वो पीछे वाले को जैसे धक्का लगो ना, बहुत ही तमाशा। वो की कांच खुल गई और पीछे की कांच अपने सामने खोच गई। अब अपनी धोती, अरे दादा। उतने में हम खिड़की के पास पहुंचे, टिकट ली और गदगद लगाई, स्टेशन पे पहुंच गए। भर रेलगाड़ी आ गई। भैया 10-12 डिब्बा लगे, बैठने जगह कहूँ नहीं। काय सबसे आगे लगो इंजन, पीछे लगो गार्ड को डिब्बा, बीच में लगे 2 मिलिट्री के डिब्बा, 3-4 लगे साहब के डिब्बा, 1 लगो ऑटो को डिब्बा। अब जनता कहाँ बैठे हैं? उतने में अच्छो भाव मिलिट्री वाले रहे, उनने देखो कि यार दादा कौन जा रहा है, या फिर बुला लो उनको, ए दादा आओ आओ बैठ जा, चिंता नहीं करो, जगह नहीं मिल रही। हमने हाँ यार, हाँ गाँव वालों ने भेजो है हरिद्वार जाने, आ जाओ बैठ जाओ। बैठ गए और जब गाड़ी चल गई तब हमारी समझ में आ गई कि हम तो मुसीबत में फंस गए।
गाड़ी जैसे ही भर 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 भरता ही जा रही, तो वो मिलिट्री वालों अपने साथियों से कहा तुम लोग को मालूम ये चेन है, ये खींच लो तो गाड़ी रुक जाती है। सब कोई कहना है कि यार सुनी है देखी नहीं, तो दूसरों कहने लगे बेकार तमाशा न करो, कोई पूछताछ हो जाए कुछ हो जाए। तो जो मिलिट्री वालों कहने लगे क्या होगा, हम लोग पूछताछ, अरे 250 रुपया लगा था, कोई पूछताछ कर रहा है तो 250 रुपया दे के फुर्सत, खत्म बात। सबने चंदा करो, हमसे नहीं आओ। हमने यार बहुत समझदार आदमी है यार, गरीब आदमी, पैसा देगा है नहीं, उन्होंने चंदा करो और एक के पास 250 रुपया रख दिए और 3-4 जने चेन खींचने लगे। जैसे ही गाड़ी खड़ी हो गई, पुलिस वाले को गाड़ा पोलने चैन खींची, पोलने चैन खींची, हम तो पकड़ मारे भैया बैठे रहे और वो मिलिट्री वालों एकदम से घूम के हमारे तरफ आप जो दादा बैठो यही ने खींची चैन, हमारा नाम बता दो यार, दुकुर हम समझे आप फंसे हमने कहा रुको, जो शहर वाले हैं हम गांव वाले भी कम नहीं ना, हम मौके की तलाश में रहे भैया। और जैसे ही गार्ड ने हमारी तरकीब देखो और कहने कहे दादा तुमने चैन खींची, हमने कही खींची, हमने तो हाँ बोल दो, तो कहने काय को खींची चैन, मैंने काय ना खींचे, हम गरीब आदमी हरिद्वार जा रहे थे, कहूँ बैठने जगह नहीं मिली, इन लोगों ने बुला के बिठा लो, मिलिट्री वालों ने, जो पढ़े लिखे हैं, हम गांव वाले हैं, गरीब आदमी, तुमको क्या बता, तुम क्या कर लोगे, ये सब इकट्ठे थे 20-50 लोग, हम सबने मिलकर लूट लो हमें, हमारे पास 250 रुपए रहे, वे छुड़ा रहे, वे रखे उनके पास। जैसे ही मैंने ये बात बोली तो आप पुलिस वाले कहाँ पैसे, कहाँ है पैसे, और वे चंदा वाले 250 रुपया हमें लाए और कहने लगे दादा नीचे उतरो, दूसरी गाड़ी से निकल जाओ हरिद्वार। हमने कहा हम माना, हमने चंदा के 250 रुपया रखे जेब में और नीचे उतरे, हमने कही माया मनंदो कहाँ को हरिद्वार, अब की बार 250 मिले, अगले साल ये है हरिद्वार जब 500 को जुगाड़ हो जाए। तो साथियों मेरा कहने का मतलब छोटा सा कैरेक्टर, गांव वाला, अनपढ़ा, मध्यम परिस्थिति का, गरीब परिस्थिति का, हम शहर वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, बड़े आदमी हैं, इन बातों की भूल में भटकावे में हाँ। अब बताइए ऐसा अगर हाथ से अपन प्रस्तुत करेंगे, किस माँ बेटी को, भाई बहन को, चाचा चाची को गर्दन नीचे करके सुनना पड़ेगा, डंके की चोट पे वो ऐसे ही रहेगा। एक छोटा सा किस्सा बता दूं, याद आया, कभी कभी ये छोटे छोटे नुस्खे काम आते हैं, बड़ा ही बड़ा सुनाओगे तो कहोगे का यार आज भोजन को कुछ मिला नहीं, का हमको खाएगा। तो आइए एक झलकी छोटी सी देता हूँ, यहाँ भले ही मैदान साफ है, पर अभी कल्पना कीजिएगा, ये मैं अपने घर का किस्सा बता रहा हूँ, कोई कलाकार नहीं होगा जो ऐसे अपने घर के किस्से बताएगा, और वो भी इसलिए बता पा रहा हूँ मित्रों, ये नरेश भाई के कारण मैंने श्रीमती को बाहर भेज दिया, क्योंकि 16 तारीख को मैं व्यस्त रहूंगा, वो नहीं है इसलिए मैं सुना देता हूँ। मेरी श्रीमती वैसे गाती बाती नहीं है, गाती नहीं है, पर उस दिन गुनगुना रही थी और अपन ने उसको गुनगुनाते सुना और उसकी एक्शन को देखा, मजा आ गया गुरु। क्या हुआ, हमारी श्रीमती जी इतवार का दिन था, नहा धो के मार बाल जानते ही बात, जब महिलाओं को तो इतवार मतलब फुर्सती क्या है, बाल धो के आई बाहर, और जैसे ही दरवाजे के सामने हम आए तो हमने देखो कि वो आईने के सामने खड़े होके बाल बना रही थी, वो गाना भी गा रही थी। अब देखो गाना और उसके एक्शन, यही तो मामला है, हमारी नजर कहाँ पड़ गई, देखना सुनना जरा, वो कर रही थी। फिर बता रहा हूँ, भले यहाँ मैदान साफ है, राजस्थान है, कल्पना कर लीजिएगा कि आप उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, यानी यहाँ भरा पूरा मामला है। अब ये मेरी मिसेस ने कंघी उठाई, जी
जी छाई बहार है आजा मेरे बालमा तेरा इंतजार है। हमने कहा वाह यार वाह, तुम गाती नहीं हो पर आज बहुत ही अच्छे लगे। अगले इतवार को हमने फिर कहा फिर वो गाना सुना, बोले नहीं वो तो खत्म, 2-4 रहे तो मर गए साले वही। हम कहाँ से गाना सुना बड़ी आफत है भाई क्या। अब हम आपको बताएं मराठी चाहिए। हाँ मराठी यहाँ अपने दर्शकों में हाँ काफी तादाद में हाँ मराठी रंगमंच प्रेमी बैठे हुए हैं। वाह वाह वाह। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, सभी दर्शकों का स्वागत कर रहा हूँ, लेकिन मराठी की 1-2 झलकियां वो आपलं म्हणणं शिरोधार्य आहे, आपलं म्हणणं शिरोधार्य आहे। मराठीची मोठी मजा आहे। मंत्रोच्चार मी मराठीचे 1-2 तुम्हाला काही प्रस्तुती घेऊ, त्याच्या अगोदर एक सांगतो। इकडे आम्ही जे फिरलो पूर्ण उत्तर भारतामध्ये किंवा इकडे तिकडे, तर काही मराठी आडनावं फक्त मी घेणार आहे। मराठी भाषेची मजा पहा, मराठी भाषेची मजा पहा। मी एकही वाक्य बोलणार नाहीये, नुसते आडनाव घेत चलेल, पण त्यांना लिंकअप करत चला तर असं वाटेल जसं की कुठलं वाक्य रचनाच केली आहे। कसं? जसं तुम्हाला सांगतो, आडनाव असतं ना आपले आडनाव, नाही का? जसं नागपूरकडे वगैरे जा तर नागपूरकर, महेश्वरकर, असं आपल्याकडे शिंदखेडकर, कुसुंबेकर, हे जे नावं येतात हे गावाहून वगैरे पडतात, तर असेच नावं परांजपे। त्याच्यावर ओक लेले परांजपे, चितळे, चिपटे, गोडबोले, चिपके। आता ह्या आडनावांना इतक्या गॅपनी न म्हणता लवकर जर म्हटलं तर कसा अर्थ निघतो? ओकलेले लेले, गोडबोले चिपके, सरवटे चेपे। आता याला काय म्हणायचं? आणि याच्यानंतर अजून एक आनंदाची गोष्ट सांगतो, तुम्ही मराठीचं ऐकायचं म्हटलं, मंत्रोच्चार आपल्याला विनंती करतो। हो 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 बस एवढी झाली बोला, सांगतो। माझ्या दृष्टीने आजकाल काय झालंय, जसं मुंबईला लागलेले बरेचसे जवळजवळचे स्थानक आहेत, लोकल तिथपर्यंत जाते। आता त्या खेडेगावात वगैरे भटजी असतात नसतात, पण घरी प्रत्येकाला काही ना काही धार्मिक विधी तर करावाच लागतो। मग ते गुरुजींना बोलवतात। आजचा गुरुजी असा चालू पूजा असतो, त्याच्याकडे लक्ष देणारा हवा कोणीतरी, नाही तर काय होतं पहा, पोथी मंत्र, कोणती कथा कोणत्या वेळेस वाचायची, कोणती पोथी केव्हा वाचायची, याचं ज्ञान असेल तर बरं आहे, नाही तर त्या गुरुजीलाही नाही, ज्यांच्या घरी पूजा होते त्यांना तर नसलं तर अजूनच ठीक आहे। कसं होतं, आता हे गुरुजी लोक कसे करतात आणि त्यांच्या बोलण्यामुळे, त्यांच्या टोनीमुळे आपण समजूत करून घेतो गुरुजींनी पूजा चांगली करवली। कसं, तुम्ही सत्यनारायणाच्या पूजेसाठी ब्राह्मणाला बोलवलंय, यंगस्टर आहे, आला, धोतर नेसला आहे, शर्ट बिर्ट आहे, अंगावर उपरणं आहे, टिळक वगैरे लावला आहे, पण आता आला तो ओम आज म्हणून लक्ष द्या, तो जे जे बोलत जाईल त्याच्याकडे फक्त लक्ष द्या, आणि आपण समजतो नाही गुरुजी चांगला आहे, पण त्यांनी कोणतं पोथी म्हटली, कोणती पूजा करवली, कसं ओम आज म्हणून करा, बसून जा तुम्ही, हे बाळा उभा नको राहू, बस तिथे खाली बस। आता तो तांब्या डाव्या हाताला घ्या, हे पंचपाळ समोर ठेवा, ओम गणानंद। तुम्ही एक काम करा, घरच्या वडील मंडळींना नमस्कार वगैरे करा, उठा करा, ओम वातावरण हे तामण बाजूला ठेवा, तिकडे ती पळी इकडे घ्या। समय लावली का तुम्ही? नाही, समय आधी लावायला हवी, काय करताय तुम्ही? चला बरं, ती पोथी आणा बरं, इकडे दे, ती पोथी द्या इकडे, हो द्या। ओम गणपती गणरामय पुनरपितनाय 3 वेळा पाणी पिऊन घ्या,
पण ते 3 वेळा पाणी पिताना गुरुजींना काय म्हणायचं असतं? हां 3 वेळा पाणी पिऊन घ्या. हां चौथ्यांदा नाही प्यायचं, चौथ्यांदा हे असं पाणी टाकून द्यायचं. हे चौथ्यांदा पाणी असं तांबणात टाकायचं. आता साहेब तो आता हात जोडून माझा आज आपण देवतांची पूजा करतोय, तेव्हा आपण कथा श्रवण करू. सगळ्यांनी भक्तांनी बसून जायचं. ओम तत्सत. मी बाजूला बसलो होतो. मी गुरुजींना म्हटलं, अहो गुरुजी, सत्यनारायणाला बोलवलं होतं तुम्हाला, तुम्ही हे मारुती स्तोत्र म्हटलं. गुरुजींनी मला बाजूला नेलं. तुम्ही पुण्याचे आहे का? म्हटलं नाही, मी जबलपूरचा आहे. अरे बापरे, तिथे पण हे सगळं येतं का तुम्हाला लोकांना? म्हटलं अहो हे संस्कृत आहे, पूजा पाठाचा प्रश्न आहे. आपण व्यावसायिक, तुम्हाला 4 मंत्र येतात म्हणून तुम्ही गुरुजी बनवून गेले. अहो पण त्या गरीबाच्या श्रद्धेचं काय होईल? तेव्हा माझं हे म्हणणं आहे, काहीही प्रस्तुत करा, पण आधी आपल्या परिवार सदस्यांसमोर तुम्ही उभे राहा. थर्मामीटर लागेल, कळेल तुम्हाला आजार आहे की नाही, ताप आहे की नाही, आहे तर किती, कमी करायचं आहे तर काय. आज नरेशजींच्या माध्यमाने तुम्हाला सर्वांना मला भेटता आलं. आप सभी से हमको मिलने का मौका मिला, और बल्कि हमें आज बहुत तसल्ली हो गई कि हमारे ननिहाल तक हम अपनी बुंदेलखंडी को पहुंचा पाए, और हमारी मराठी भाषा को हम उत्तर भारत तक ले आए. जहाँ जो सुन रहा होगा उसको आनंद आया ही होगा. निश्चित निश्चित. याद रखिएगा, व्यंग सुनाए तो इतनी सशक्ता से सुनाए ताकि जो 2 लाइनें मैंने शुरू में कही थी, प्राणों को घायल करे बिना तीर तलवार. किसी शस्त्र की आवश्यकता नहीं है. प्राणों को घायल करे बिना तीर तलवार. व्यंग विधा वो विधा है, वो शस्त्र है, दिखे नहीं जिसकी धार. क्या बात है. कुल मिला के भैया हम अनपढ़ आदमी 4 बातें जो जानते सो हम लोगों ने आपके सामने रख दी. राम राम, जय राम जी की पाय लागूं. याद रखने यार भैया, दत्तात्रेय कुलकर्णी. धन्यवाद दत्तात्रेय जी, आपने आज ये मुलाकात में सारी अपनी जिंदगी की दास्तां बयान की. मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ. और अंत में मैं सारे दर्शकों का जो आज ये मुलाकात देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो उनका भी मैं बहुत तहे दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने ये मुलाकात देख रहे हैं. उसी के साथ विशेष रूप से मैं पुनः श्रीमान नरेश जोशी जी धुलिया के फेसबुक मैजिक मेन पेज पर जो मुलाकात प्रसारित जो उन्होंने करवाई है, वो बहुत ही अच्छा निर्णय उन्होंने लिया. उसके लिए मैं उनका भी तहे दिल से आभारी हूँ. धन्यवाद. फिर कसं वाटलं?